गुड मॉर्निंग। आज अपन फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था और अपन सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे बायोलॉजी के अंदर। और फर्स्ट चैप्टर में आपको कोई तकलीफ नहीं रही होगी, इससे उम्मीद के आगे अपन सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर का जो नेम है आपका, लेसन है आपके, वो है आपके नर व मादा युग्मकोद्भिद संरचना व विकास। मतलब अपन ये पढ़ चुके थे कि जो लैंगिक जननांग होते हैं उसमें नर जननांग को क्या कहते हैं, मादा जननांग को क्या कहते हैं, जो इनके गैमेटोफाइट होते हैं, युग्मोद्भिद अवस्था होती है, अगुणित अवस्था होती है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके अंदर सभी भागों का विकास कहते हैं, उसकी बात करेंगे। इसे बोलते हैं मेल एंड गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर का अपने ये नाम मैं पहले बता चुका हूँ। ये फर्स्ट यूनिट जो है आपके, ये पूरी 4 नंबर की यूनिट है। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि 4 यूनिट में से सब में से 1 नंबर के क्वेश्चन आए। अब की बार इसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन आ गए थे, पहले वाले चैप्टर में से 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो टोटल रेशियो बराबर रहेगा। यूनिट में यही रहता है कि आप चैप्टर वाइज नंबर नहीं होते हैं, तो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग होता है कि वो किस चैप्टर में से कौन से कितने क्वेश्चन देना चाहता है, तो वो एक अलग बात है। देखो, शुरुआत करने से पहले अपन कल जो चीज़ पढ़ेगी उसकी अभी वही काम है कि अपन ये पढ़ चुके थे आवर्तबीजी पादपों का अध्ययन करें कि आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनके अंदर लैंगिक जनन अंग क्या होता है। इन पादपों में पुष्प होता है या फ्लोअर, फूल, जो भी कुछ कह सकते हैं। लैंगिक जनन अंग क्या होता है, पुष्प होता है। और कल अपन ये पढ़ चुके थे, इसके बारे में स्टेटमेंट एक अभी जो पढ़ेंगे उसमें 2-3 लाइन महत्वपूर्ण है। 1 नंबर के क्वेश्चन वैसे आने के चांसेस कम है, फिर भी अपन को पढ़ना जरूरी है कि पुष्प एक क्या है, रूपांतरित प्रो है। प्रो में आपको बता चुका था कि पादप के वह सभी भाग जो हवा के संपर्क में रहते हैं उसे प्रो कहते हैं, सूट कहते हैं, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं मॉडिफाइड सूट। तो पुष्प क्या है, एक रूपांतरित प्रो है, और यह जो है इसके द्वारा पुष्प का निर्माण होता है। पुष्प क्या है, पादपों, आवर्तबीजी पादपों के लैंगिक जननांग है। कहने का मतलब यह हुआ कि इस पुष्प के अंदर ही आवर्तबीजी पादपों के जननांग पाए जाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो आपके पुष्प होता है, ये जो आपके प्लांट्स होते हैं इनके अंदर क्या पाई जाती है, पुष्प आपके प्रो से बहुत सारी पर्व तथा पर्वसंधि। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। पर्व तथा पर्वसंधियाँ क्या होती है, नोड और इंटरनोड के बारे में मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में। किसी को प्रॉब्लम हो तो वापस देख लीजिए उस क्लास को, कि पर्व व पर्व संधियाँ पाई जाती है बहुत सारी। और इन पर्व संधियों पर ही क्या पाए जाते हैं, बंध्य तथा उर्वर। अभी बता दूंगा बंध्य तथा उर्वर क्या होते हैं। बंध्य तथा उर्वर क्या पाए जाते हैं, पुष्प पत्र पाए जाते हैं। पुष्प पत्र का मतलब होता है कि जो पुष्प के 4 भाग हैं, बाह्य दल, दल, पुंमंग, जायंग, उन्हीं को क्या कहा जाता है, पुष्प पत्र कहा जाता है। तो आपके जो प्रो होता है, पुष्प का जो भाग होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पास में पर्व तथा पर्व संधियाँ पाई जाती है। और इन पर्व तथा पर्व संधियों पर बंध्य तथा उर्वर, बंध्य का मतलब होता है जो जनन करने में सक्षम नहीं है, और उर्वर का मतलब जो होता है जनन करने में सक्षम हो। इसे बोलते हैं आपके फर्टाइल, और इसे बोलते हैं आप स्टेरलाइल। और क्या पाए जाते हैं, पुष्प पत्र। पुष्प पत्र क्या होते हैं, बाह्य दल, दल, पुंमंग, जाए, इनको पुष्प पत्र के रूप में अपन कह सकते हैं। तो ये बंध्य तथा उर्वर पुष्प पत्र पाए जाते हैं। इसी कारण से पुष्प को क्या कहा जाता है, आपके बीजाणुधारी पण। क्या कहा जाता है, बीजाणुधारी पण भी कहा जाता है। किसको, पुष्प को अदर नाम से स्पोरोफिल बियरिंग लीफ, आपके लीफ कहा जाता है। बीजाणुधारी प्रो, सॉरी क्या कहा जाता है, बीजाणुधारी प्रो। बीजाणुपर्णधारी प्रो कहा जाता है। देख लीजिए इसे, अदर नाम इसका क्या है, बीजाणुपर्णधारी प्रो के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, स्पोरोफिल बियरिंग शूट इंग्लिश में कहते हैं,
स्पोरोफिल बियरिंग शूट। तो बीजाणु पर्णधारी प्रोबी पुष्प को कहा जाता है। नहीं पूछा जाता लेकिन ध्यान में रखना ये चीज़ यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या अपन पढ़ चुके हैं, पुष्प के 4 आवश्यक भाग, 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला बाह्य दल, बाह्य दल पुंज, देख बाह्य दल क्या है, बाह्य दल पुंज के, ठीक है। बाह्य दल पुंज का मुख्य समूह है, इसकी एक इकाई को बाह्य दल बोलते हैं। और जैसे मैंने कल बताया था आपको लास्ट क्लास में, बाह्य दल को क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं, इसे कैलिक्स बोलते हैं। फिर दलपुंज, इसे बोलते हैं आपके कोरोला, इसकी एक इकाई को बोलते हैं दल या पेटल्स आपके। उसी प्रकार से पुमंग, जायांग, पुमंग की एक इकाई आपको पता है पुंकेसर, जिसे स्टामिन बोलते हैं। जायांग की एक इकाई जिसे अपन बोलते हैं अंडप, या इसके बोलते हैं अपन कार्पल। तो ये चीज़ हो गई आपके, कल बात कर चुके थे इसके बारे में। अब अपन आगे पढ़ते हैं। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था कि भाई आवर्तबीजी पादपों के अंदर लैंगिक जननांग पुष्प होते हैं। पुष्प एक रूपांतरित प्रो होता है, और जहाँ पुष्प के अंदर क्या होता है, जो आपके प्रो होता है उसमें बहुत सारी पर्व तथा पर्व संधियाँ पाई जाती है। और पर्व संधियों पर क्या होते हैं, बंदे तथा उर्वर पुष्पपत्र पाए जाते हैं। बंदे तथा उर्वर पुष्पपत्र मतलब बाह्य दल पहुँच जाए, इसलिए इसे क्या कहते हैं आपके स्पोरोफिल बियरिंग शूट भी कहा जाता है, या बीजाणु पर्णधारी प्रो भी कहा जाता है। किसको, पुष्प को अदर नाम है, ठीक है। ज़्यादा पूछा तो नहीं जाता, लेकिन ध्यान में जरूर रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि पहले नर युग्मोद्भिद की चर्चा करेंगे, फिर अपन मादा युग्मोद्भिद की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पुमंग के या पुंकेसर के, एक ही बात है, पुंकेसर तथा लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ेंगे। कि पहले सबसे पहले शुरू करेंगे मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट में क्या हेडिंग रहेगी, पुंकेसर तथा लघु बीजाणुधानी, ठीक है। अब सबसे पहले पुंकेसर के, देखो अपन बात कर चुके अभी वापस के नर जननांग को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं, एंड्रोशियम। इसकी एक इकाई पुंकेसर कहलाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्टामिन बोला जाता है। और पुंकेसर जो होता है इसको अदर नाम से क्या कहा जाता है, इसका एक अदर नाम दे रखा है लघु बीजाणुपण। याद रखेंगे आप, लघु बीजाणुपण, माइक्रो स्पोरोफिल क्या कहा जाता है, माइक्रो स्पोरोफिल कहा जाता है। तो अदर नाम या पुंकेसर का अदर नाम क्या है, लघु बीजाणुपण या माइक्रो स्पोरोफिल। इस चीज़ का भी जरूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि पुमंग के अंदर, कि भाई पुमंग के अंदर क्या होता है, एक व्रंतनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, पुतंतु। और ऊपर ये गोलाकार संरचना पाई जाती है जो द्वीपपालित अवस्था में होती है, जिसे क्या कहते हैं, परागकोश। और परागकोश और पुतंतु को जोड़ने वाली जो इस रचना है इसे बोलते हैं योजी कनेक्टिव। परागकोश को पता ही यंत्र बोलते हैं आपके, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अपन एक चीज की, ये तो हो गए आपके पुंकेसर के अंदर 3 भाग होते हैं, परागकोश, पुतंतु, योजी। तो पुतंतु क्या होता है, व्रंतनुमा धाग्यनुमा संरचना होती है जो परागकोश से जुड़ी होती है। परागकोश क्या होता है, आपके गांठनुमा संरचना होती है ऊपर। और इसके अंदर क्या होता है, जो परागकोश होता है ये द्विपालित होता है, 2 पालियाँ पाई जाती है, 2 लोब्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात होगी आपके पुंकेसर की। अब आगे बात करते हैं परागकोश के बारे में, कि जो परागकोश होता है इसमें क्या होता है, 2 पालियाँ पाई जाती है। जैसे ये परागकोश है तो ये बीच में क्या होगी आपकी, 2 पाली होगी, इंग्लिश में बोलते हैं लोब। तो कितनी पाली पाई जाती है परागकोश के अंदर, 2 पाली पाई जाती है। और ये प्रत्येक पाली जो होती है इसमें 2 कोष्ठ होते हैं, जैसे ऐसे। ये तो 2 पालियाँ हो गई, ये वाली है, और ये 2 कोष्ठ हो गए, इसे बोलते हैं प्रकोष्ठ। और इस प्रकोष्ठ को क्या कहा जाता है कि भाई कितने हो गए, अब पूरे परागकोश के अंदर 4 प्रकोष्ठ हो गए, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकोष्ठ को परागपुट या लघु बीजाणुधानी, इसे बोलते हैं पोलेन से। और आपके लघु बीजाणु बोला जाता है माइक्रो स्पोरेंजियम। तो ये आपके कि भाई जो परागकोश होते हैं उसमें 2 पाली पाई, जैसे ये परागकोश तो ये 2 पाली, 2 लोब्स हो गए। और प्रत्येक पाली के अंदर 2 प्रकोष्ठ या 2 चेंबर पाए जाते हैं, जैसे एक पाली है 2 चेंबर हो गए। तो टोटल परागकोश में कितने चेंबर हो जाएंगे, 4। तो परागकोश में
4 क्या पाए जाते हैं, परागपुट या लघु बीजाणुधानी। जो प्रकोष्ठ होते हैं इसे क्या कहते हैं, परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। एक अपवाद याद रखना है कि ज़्यादातर आवृतबीजी पादप जो है उसके अंदर परागकोश के अंदर 2 पाली पाई जाती है, लेकिन एक कुल ऐसा है जिसका नाम है मालवेशी कुल, कपास कुल भी कहते हैं। इसका जरूर ध्यान रखें, मालवेशी कुल के अंदर क्या होता है, परागकोश के अंदर एक ही पाली होता है, ऐसे कह सकते हैं परागकोश क्या होता है, एक पालित होता है। और इसमें सिर्फ कितने पाए जाते हैं परागपुट, 2 ही परागपुट या 2 ही लघु बीजाणुधानी पाई जाएगी। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें अपवाद के रूप में। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसा कौन से पादप हैं जिनके अंदर परागकोश एक पालित होता है, उसे क्या कहेंगे, मालवेशी। अभी तक जो पढ़ा महत्वपूर्ण बात क्या रही कि भाई पुंकेसर के 3 भाग है, तो आपको पता है 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, मैंने कल बता दिया, अभी वापस बता दिया। महत्वपूर्ण क्या, पुंकेसर का अदर नाम क्या दे रखा है, लघु बीजाणुपर्ण माइक्रोस्पोरोफिल, इंग्लिश वर्ड जरूर याद रख लें थोड़ा सा। उसके बाद अपने पढ़ा कि भाई परागकोश जो होता है ज़्यादातर इसमें 2 पालियाँ पाई जाती है, जैसे मैंने बनाया एक पाली इधर एक पाली इधर, और प्रत्येक पाली के अंदर 2 प्रकोष्ठ या 2 चेंबर होते हैं। तो कुल मिला के एक परागकोश में कितने चेंबर हो गए, 4 हो गए। तो चेंबर जो पाए जाते हैं क्या कहते हैं, परागपुट या पोलेंसेक, और इसमें और इसे क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी। और ये जो परागकोश होते हैं ये प्रकोष्ठ के अंदर ही क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं, जो आपके पादपों के आवृतबीजी पादपों के क्या है, नर युग्मक है, पोलन ग्रेन कहा जाता है इंग्लिश में, किसको, परागकण को। तो अपन इस परागकण के बारे में पढ़ेंगे, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो अपन तो बाह्य संरचना पढ़ रहे थे, यहाँ तक क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं कि भाई अपन जो पढ़ा कि भाई परागकोश के अंदर 4 प्रकोष्ठ बनते हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है इसकी बात करेंगे जस्ट आगे। तो इसी के अंदर पढ़ रहे हैं पुंकेसर या लघु बीजाणुधानी का आपके संरचना और आपके विकास की बात करें कि अपनी मेन हेडिंग ही क्या क्या पढ़ रहे हैं अभी, नर। देखो अपनी मेन हेडिंग ही क्या है, जरूर ध्यान रखें, नर युग्मकोद्भिद की संरचना व विकास, ये पढ़ रहे हैं। तो अभी संरचना की बात करें, अब बात करें डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये इसमें अपन पढ़ रहे थे पुंकेसर या आपके पुंकेसर तथा लघु बीजाणुधानी के बारे में। तो अपने संरचना पढ़ ली इनकी क्या होता है, अब इनका डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो देखो शुरुआत में क्या होता है कि यदि अपन एक परागकोश की बात करें, पहले परागकोश के देखो, जैसे अभी मैंने बताया, तो जैसे ये परागकोश होता है, परागकोश के अंदर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ चेंबर बना के। कि ये परागकोश में देखो ये 2 पाली हो गई, इधर वाली पाली इधर वाली पाली, और प्रकोष्ठ कितने हो गए, 1 प्रकोष्ठ 2 प्रकोष्ठ 3 प्रकोष्ठ और 4 प्रकोष्ठ। और ये कुछ इस प्रकार की क्या होती है परागकोश की आपके संरचना होती। और इसी परागकोश के अंदर यहाँ पे क्या पाया जाए, ये तो परागकोश हो गया, और ये आपके क्या हो गई, पालियाँ हो गई, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं, जो आवृतबीजी पादपों के क्या है, नर युग्मक है। तो ये परागकोश का डायग्राम है जब उसको अपन देखते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं कि परागकोश का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसकी बात करें। तो शुरुआत में क्या होता है कि परागकोश जो होता है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई एक परत होती है, जिसे बोलते हैं अधिचर्म परत या एपिडर्मिस से बना होता है। कि भाई इसमें सबसे पहले क्या होता है, परागकोश जो होता है उसके बाहर क्या होता है, एक परतीय एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। और एपिडर्मिस जो होती है जब इसका विकास होता है तो इसके नीचे जो कोशिका पाई जाती है उसे बोला जाता है आपके अधस्तौचा, अधस्तौचा जिसे बोलते हैं अपन हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं जो क्या होती है आपके, हाइपोडर्मिस जो होता है कि भाई सबसे पहले तो अधिचर्म पाई जाती है, चारों तरफ जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिसे अपन कह सकते हैं समकोशिकीय अवस्था कह सकते हैं। उसके बाद जैसे इसका परागकोश के चारों भागों का विकास होता है तो उसमें क्या होता है, अधिचर्म के नीचे एक हाइपोडर्मिस या अधस्तौचा बनती है, और यह क्या होती है, इसमें जीवद्रव्य क्या पाया जाता है, सघन जीवद्रव्य, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा जीवद्रव्य पाया जाता है। तो हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं क्या होती है, फूलकर थोड़ी सी आकार में क्या हो जाती है, कुछ कोशिका जैसे बड़ी हो जाती है, जिसको जब ये कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है तो इस कोशिकाओं को क्या कह देते हैं, परपशु कोशिका। इंग्लिश वर्ड याद रखेंगे इसका, आर्कीस्पोरियल सेल, आर्कीस्पोरियल सेल।
तो आर्क स्पोरियल सेल ये एक नंबर की परिभाषा हो सकती है। आर्क स्पोरियल सेल क्या होती है कि भाई अध्यस्थ त्वचा जो होती है जिसका धीरे धीरे सघन होता है, तो अध्यस्थ त्वचा की कुछ कोशिकाएं फूलकर आकार में थोड़ी बड़ी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं पर पशु कोशिका या आर्क स्पोरियल। तो अभी जो पढ़ा उसमें यह महत्वपूर्ण है। दूसरा कि भाई जो आपके लघु बीजाणुधानी का जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार का होता है, तो इसका नाम याद रखना यू स्पोरेंजिएट। यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, इसे बोलते हैं समबीजाणु प्रकार का, समबीजाणु के प्रकार का होता है। इंग्लिश वर्ड याद रखेंगे, लिख देता हूं। यू स्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट होता है। यू स्पोरेंजिएट प्रकार का क्या होता है कि जब एक प्रकार की कि आपके लघु बीजाणुधानी प्रारंभिक कोशिकाएं होती है, उसके द्वारा धीरे धीरे एक से अधिक प्रकार के लघु बीजाणुधानी कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है, यू स्पोरेंजिएट प्रकार का। तो दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि भाई लघु बीजाणुधानी का डेवलपमेंट किस प्रकार का होता है, यू स्पोरेंजिएट प्रकार का। इंग्लिश वर्ड याद रखेंगे, हिंदी छोड़ दीजिए आप। और दूसरा है कि आर्क स्पोरियल सेल या पर पशु कोशिकाएं क्या होती है कि जब आपके अधिचर्म के नीचे या एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस पाई जाती है जो सघन जीवद्रव्य युक्त होती है, उसके अंदर क्या होता है कि कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं आर्क स्पोरियल सेल कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर होगा आपके। अब आगे देखिए, थोड़ी सी और बात करते हैं। इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा एक नंबर के क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, तो ज़्यादा ऐसे टेंशन का काम नहीं। दो परिभाषाएं काम की रही है इसमें। अब देखो कि ये जो पर पशु कोशिका जो होती है आर्क स्पोरियल सेल होता है, जो इसमें कौन सा विभाजन होता है, परिणत, पेरिक्लाइनल इंग्लिश में बोलते हैं परिणत विभाजन। अभी बताऊंगा आप परिणत विभाजन क्या होता है। परिणत विभाजन होने से किसमें, आर्क स्पोरियल सेल्स के अंदर क्या होगा, परिणत विभाजन होगा। परिणत विभाजन होने से दो कोशिकाएं बनती है, ठीक है। एक होती है प्राथमिक परिधीय कोशिका, प्राइमरी पार्शियल सेल। दूसरी होती है आपके प्राथमिक बीजाणु जनन या बीजाणु जनक कोशिका। जैसे बोला प्राइमरी स्पोरेंजिया सेल, प्राइमरी पार्शियल सेल, ये दो कोशिकाएं बनती है। परिणत विभाजन क्या होता है, ध्यान से सुनिए। दो प्रकार का विभाजन होता है, एक होता है अपनत विभाजन, बता देता हूँ काम आएगा आगे, और एक परिणत विभाजन। अपनत को बोलते हैं एंटीक्लाइनल और उसको बोलते हैं पेरिक्लाइनल। अब देखो याद करने का तरीका कि अपनत विभाजन, जैसे मान लीजिए कोई कोशिका है, इसकी ये बाहरी सतह से अंदर ये कोशिका है, समझने के लिए ये क्या है, इसकी बाहरी सतह से बाहरी सतह। तो जब कोशिका में विभाजन हो तो कोशिका को दो बराबर भागों में बांटते हैं, और जो डिवाइजन क्षेत्र है जिससे विभाजन हो रहा है उसके और जो बाह्य सतह है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, परपेंडिकुलर हो या लंबवत हो, तो इस प्रकार का विभाजन क्या कहलाएगा, अपनत विभाजन। और दूसरा है परिणत विभाजन, जैसे सेम ये मान लीजिए कोशिका है और सरफेस है कोशिका की, ये कोशिका है। जब कोशिका को इस प्रकार से ये विभाजित हो और जो विभाजन करने वाला सतह है या विभाजन जिससे विभाजन हो रहा है वो और जो कोशिका की सरफेस है, यदि दोनों पैरेलल हो, समांतर हो, जैसे ये कोशिका और ये कोशिका एक दूसरे के क्या है, समांतर हो, तो इस प्रकार का विभाजन क्या कहलाता है, परिणत कहलाता है। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। याद करने का तरीका देखो, इंग्लिश में बोलते हैं पेरिक्लाइनल, पेरी का मतलब होता है पैरेलल और परिणत, मतलब जिसमें और मतलब इसे क्षैतिज भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार का विभाजन, परिभाषा क्या है एंटीक्लाइनल में, कि जो कोशिका विभाजित होती है उसको विभाजन करने वाली जो सतह है वो जो जिसे विभाजित हो रही है उसके बीच में विभाजन वाली जगह, ये मतलब ये वाली चीज़, और जो आपके कोशिका की सरफेस है, सतह है, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। और दूसरी चीज़ परिणत विभाजन क्या होता है, जब कोशिका का विभाजन हो जिससे हो रहा हो उस वो और कोशिका की जो सरफेस हो यदि एक दूसरे के समांतर हो तो उसे क्या बोलेंगे, परिणत विभाजन। जैसे मान लीजिए अपन आर्क स्पोरियल सेल अपने पास ये है और इसमें विभाजन होगा परिणत, तो इस प्रकार से विभाजन होगा। तो दो कोशिकाएं कौन सी बनेगी, एक तो बनेगी परिधीय कोशिकाएं और एक क्या बनेगी आपकी प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं। अब इनके दोनों बारे में पढ़ते हैं आगे, फिर थोड़ा सा और आगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा आपके परिणत और अपनत विभाजन।
बहुत बार काम आता है, आगे ध्यान रखना, बहुत कम टर्मिनोलॉजी काम आती है, लेकिन इतना ध्यान रखना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अपना। तो परिणत में याद करने का तरीका, परिणत को बोलते हैं पेरिक्लाइनल पैरेलल, और दूसरी एंटीक्लाइनल, एंटीक्लाइनल जस्ट अपोजिट। इसका अपोजिट क्या होगा, इस प्रकार से। अब देखिए प्राथमिक परिधीय कोशिका का कार्य क्या है, ये तो आपके क्या करती है, परागकोश की बाह्य भित्ति का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, बाह्य भित्ति का। और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है, ये क्या करती है, लघु बीजाणुधानी का, माइक्रो स्पोरेंजिया का निर्माण करता है। किसके निर्माण करेगी, लघु बीजाणुधानी का निर्माण करेगी। या फिर ये क्या करेगी कि जो प्राथमिक बीजाणुधानी कोशिका, इसमें समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा, समसूत्री। याद रखना ज्यादातर समसूत्री विभाजन ही पाया जाता है, अभी अपने शरीर में समसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन ज्यादातर क्या होता है, जब युग्मक बनने होते हैं तब अर्धसूत्री विभाजन होता है। बाकी ज्यादातर सभी जीवों में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन होने से क्या होगा, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका से क्या हो जाएगी, बहुत सारी क्या बन जाएगी, बीजाणु जनन कोशिकाएं बन जाएगी, स्पोरोजीनस कोशिकाएं बन जाएगी, बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ इन दोनों कोशिका का कार्य क्या हुआ कि भाई प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है, वो बहुत सारी बीजाणु जनन कोशिका बनाएगी और क्या करेगी, लघु बीजाणुधानी का निर्माण करेगी। और आगे जाकर ये बीजाणु जनन कोशिका क्या करेगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करेगी। क्या करेगी, लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका। मात्र कोशिका का मतलब लघु बीजाणु का। देखो लघु बीजाणु क्या, एक वर्ड और मैं आपको बताना भूल गया कि पराग कण के या लघु बीजाणु के में एक ही बात है, ध्यान रखना है इसका। और लघु बीजाणुधानी का मतलब होता है जो लघु बीजाणु को धारण करती है। जैसे सपोज मेरा हाथ है, इसमें बहुत सारे परागकण हैं, तो मेरा हाथ उसके लिए क्या हो गया, लघु बीजाणुधानी। और लघु बीजाणुधानी और लघु बीजाणु जो होते हैं या परागकण होते हैं, इनको पोषण देने वाली जो संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। मात्र का मतलब होता है पोषण देना, पोषण मतलब इसका डेवलपमेंट करना। तो ये आपके बीजाणु जनन कोशिका है, या क्या करेगी, लघु बीजाणुधानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करेगी, या बहुत सारे बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करेगी। तो अपने यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि इन दोनों का कार्य क्या है, कि इसके द्वारा जो परागकोश की भित्ति का निर्माण होगा, और जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका ये क्या कार्य करेगी कि भैया या तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करेगी, या फिर सूत्री विभाजन के द्वारा बहुत सारी क्या बनाएगी, बीजाणु जनन कोशिका। और बीजाणु जनन कोशिका ही आगे जाके क्या करेगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका का मतलब हो गया आपके उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और बहुत सारे लघु बीजाणु बनेंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। चलिए आगे देखिए, इनको मिटा देता हूँ थोड़ा सा ताकि स्पेस ज़्यादा मिल जाए। एक और वापस अभी तो जो पैराग्राफ पढ़ा उसका एक थोड़ा सा सारांश बता देता हूँ, हल्का सा। क्या चीज़, एक तो अपन को आर्किस्पोरियल, इसका ध्यान रखना है। एक मैंने आपको बताया यू स्पोरेंजिएट, प्रकार का यू स्पोरेंजिएट प्रकार की लघु बीजाणुधानी आपको पाई जाती है। आर्किस्पोरियल ने भी आपको बताया आपके अधस्थ त्वचा की कोशिका आकार में मोटी हो जाती है, जो सघन जीवद्री वाली होती है, उसे आर्किस्पोरियल। दो प्रकार की हो गई। उसके बाद अपन पढ़ा कि आर्किस्पोरियल में होता है कौन सा, परिणत विभाजन होगा। उससे क्या होगी, दो कोशिकाएं बनेगी। मान लीजिए दो कोशिकाएं बनी, एक बनेगी परिधीय कोशिका, प्राथमिक परिधीय कोशिका, दूसरी बनेगी बीजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक वर्ड लग जाएगा। इसका काम तो क्या है, परागकोश की भित्ति बनाना। इसका कार्य क्या, दो कार्य है इसके, या तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करेगी, या फिर समसूत्र विभाजन द्वारा क्या बनाएगी, बीजाणु जनन कोशिका बनाएगी बहुत सारी। बस दो चीज़ें क्लियर होगी। अब अपन को क्या पढ़ना रह गया कि दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक तो परागकोश की भित्ति के बारे में कि भाई परागकोश की भित्ति क्या होती है, इसमें कितनी होती है। दूसरा आपके बीजाणु जनन कोशिका के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, परागकोश भित्ति के बारे में। तो परागकोश भित्ति क्या है, ये परागकोश के बाहर की तरफ पाई जाती है, ठीक है। और ये इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। 1 2 3 और 4 कितनी पाई जाती है, 4 पाई जाती है, ठीक है। 4 कौन कौन सी, देखो ये चारों क्या होगी, परिधि से केंद्र की तरफ, मतलब जो 1 नंबर है वो सबसे बाहर, 2 नंबर है फिर उसके अंदर, 3 नंबर है उसके अंदर, और 4 नंबर है वो सबसे अंदर। अभी डायग्राम के द्वारा पढ़ लें तो सबसे पहले जो बाहर पाई जाती है उसे आपके अधिचर्म या एपिडर्मिस, दूसरी होती है उसे बोलते हैं एंडोथीशियम, इंग्लिश में बोले, हिंदी बोले अंतेथीशियमी। तीसरी होती है उसे बोलते हैं मध्य परत, मिडल लेयर,
और फोर्थ जो होती है आपके इसे बोला जाता है पोष ऊतक, या इंग्लिश से बोला जाता है टेपिटम। आप टेपिटम वर्ड याद रखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण यही है। तो ये 4 परतें पाई जाती। देखो कैसे डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ज़्यादा डायग्राम अच्छा नहीं बनाएंगे, रफली बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। डायग्राम जरूर ध्यान रखना। देखो जैसे अपन बनाए थोड़ा सा, ये आपके क्या हो गया, परागकोश की अनुप्रस्थ कट करते हैं कि परागकोश लिया उसको ऐसे काटा, ऐसा काटा तो जो ऊपर वाली है, जो जैसे मान लीजिए मैंने परागकोश को काट दिया तो ये जैसे ऐसे समझ लीजिए आप इस प्रकार से, ये परागकोश था, इसको मैंने कट किया, कट करने के बाद क्या ये भाग अलग हो गया। तो इसकी अंदर वाली जो संरचना ऊपर से देखेंगे वो कैसी होती है, इस प्रकार की होती है। तो ये आपके क्या हो गया, परागकोश। इसमें क्या पाए जाते हैं, ये आपके 4 लोब हो गए। मैंने अभी आपको बताया था, सॉरी 2 पालियाँ हो गई, एक इधर वाली पाली, एक इधर वाली पाली, और 4 प्रकोष्ठ हो गए, चैम्बर हो गए। 2 चैम्बर ये, 2 चैम्बर ये। और इस पर क्या होती है, ऐसे इस प्रकार से लेयर पाई जाती है। बनाया देखो अभी थोड़ा सा समझ आ जाए। अब ये अपन इसका सूक्ष्मदर्शी अध्ययन करें, एक साइड वाले भाग का, इसका निकालें। देखो अभी पूरी परतें में इधर समझा देता हूँ, इसको निकालें तो कुछ इस प्रकार की संरचना दिखती है सूक्ष्मदर्शी में। मैं बना देता हूँ थोड़ा फास्टली ताकि आपको समझ। एग्जाम में जरूर ध्यान रखना डायग्राम का। पहला डायग्राम जो बनाया था वो पुंकेसर का था, मैंने अभी उधर पूतंतु रिप्रेजेंट किए थे। उसके बाद मैंने परागकोश का बनाया था। ये जो डायग्राम है ये क्या है, एक चीज़ ध्यान रखना, बायोलॉजी में प्रत्येक चित्र के नीचे आप कुछ, हमेशा हम बायोलॉजी में चित्र के नीचे ही, डायग्राम के नीचे ही, ऐसे जो डायग्राम है इसके नीचे लिखा जाता है चित्र किसका है, परागकोश। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, अपन ज़्यादा ध्यान से पढ़ते नहीं है, फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। परागकोश का अनुप्रस्थ काट, ये क्या है, परागकोश का अनुप्रस्थ काट है, टीएस सेक्शन है, ध्यान रखना है इसका। अब इसमें क्या है, जैसे ये परतें पाई जाती है, ठीक है। ये डायग्राम हो गया थोड़ा फास्टली। तो सबसे बाहर वाली परत मैंने आपको बताया था एपिडर्मिस। सेकेंड वाली इसके जस्ट नीचे वाली परत क्या हो जाएगी आपके एंडोथीशियम। उसके अंदर वाली परत क्या होगी, ये तीसरी मिडिल लेयर, मध्य परत। उसके अंदर जो परत पाई जाएगी उसे बोलेंगे टेपिटम। और इसके अंदर सबसे नीचे जो ये कोश बाकी बचेगा, ये टेपिटम पूरी चारों तरफ पाई जाएगी इसके, इसे बोलेंगे बीजाणुजन कोशिका, जिसके बारे में अभी अपन पढ़ने वाले हैं। बीजाणुजन कोशिका या माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स, एक ही बात है, ठीक है। ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है आपके परागकोश के भित्ति, परागकोश की भित्ति का, जिसको अपन इस वाला ये पोर्शन, इतना सा पोर्शन लिया, फिर इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो कुछ इस प्रकार का डेवलपमेंट दिखाई दिया। अब इनके बारे में पढ़ने वाले हैं अपन, आदिचर्म, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, अंत्यथीशियम, मध्य परत, मिडिल लेयर, पोस्ट ऊतक, टेपिटम, ठीक है। इनकी चर्चा करेंगे। ये डायग्राम आपके क्लियर होगा। अब आगे देखिए, सबसे पहले आदिचर्म या एपिडर्मिस की बात करेंगे। ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कार्य क्या देख सुन लीजिए। एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत, पहली बात सबसे बाहर यही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो कर्म है डायग्राम आपके नाम लिखे हुए हैं, ये बाहर से अंदर की तरफ है। तो ये बाहरी परत होती है, इसका कार्य क्या हो गया, परागकोश की सुरक्षा का कार्य हो गया। क्या करती है, परागकोश की बाह्य आघातों से सुरक्षा करती है, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना। एंडोथीशियम क्या है, ये आदिचर्म के या एपिडर्मिस के नीचे पाई जाने वाली परत होती है, और ये सभी एक लेयर में पाई जाती है। और ये क्या होती है, त्रिज्यीय दीर्घीकृत होती है, मतलब इस प्रकार से व्यवस्थित होती है, तिरछी और त्रिज्यीय दीर्घीकृत होती है, बड़ी आकार में होती है। इसमें क्या ध्यान रखना कि इसके अंदर क्या होता है, अल्फा सेल्यूलोज, ये पॉइंट ध्यान रखना, अल्फा सेल्यूलोज के जमाव की वजह से रेशेदार पट्टियाँ बन जाती है, जो किस आकार की होती है, यू आकार की होती है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखना। पहला क्या, आकार नहीं पूछा जाएगा कि इसमें अल्फा सेल्यूलोज का जमाव होने की वजह से रेशेदार पट्टियाँ बन जाती है, वो किस आकार की हो जाती है, यू आकार की हो जाती है। किसके अंदर, एंडोथीशियम के अंदर, ठीक है। एक तो ये हो गया। और इसकी आदत कैसी है, ये आर्द्रता ग्रही है। क्या है, आर्द्रता ग्रही।
आर्द्रता का नमी को सोखने वाला है। जैसे ही नमी होगी ये आर्द्रता ग्रहण करेगी, मतलब आर्द्रता को ग्रहण कर लेगी, और जैसे ही आर्द्रता नमी वास दूर होगी तो कुछ समय बाद पराकोष के स्फुटन में मदद करती है। जैसे नमी सोखी हुई, जैसे जैसे धूप बढ़ेगी आर्द्रता कम होगी, धीरे धीरे क्या होगी, ऐसे खुलती जाएगी, और पराकोष का क्या होता है, स्फुटन होता है और पराकण बाहर निकलते हैं। तो इसका कार्य क्या हो गया, अल्फा सेलुलोज के जमाव की वजह से रेशेदार पट्टियां बनती है जो यू आकार की होती है, आर्द्रता ग्राही होती है, और ये पराकोष के स्फुटन में, अभी पढ़ेंगे स्फुटन किस प्रकार होगा, आगे ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो परागकोश के स्फुटन में जो योगदान देती है कौन देती है, एंडोथीशियम देती है। मध्य परत, इसका ध्यान रखना, ये तीसरे नंबर पे है, तो ये कम से कम 3 से 4 परतें होती है, ने पूछा नहीं जाता नॉलेज के लिए। और ये क्या होती है, अल्पकालिक होती है, कुछ समय के लिए होती है, और अल्प विकसित होती है। इसका ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोनों का। अब ये चौथी परत जो है ना, पोषक टेपिटम, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी बात करते हैं। क्या क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार से आता है, इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। मैंने आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं, पूरी चीज़ भी बताई है, कौन सी चीज़ आपको याद रखनी है इसके बारे में भी चर्चा की है, ताकि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, पोषक इंग्लिश वर्ड ही याद रखेंगे, ये वर्ड भूल जाइए आप, टेपिटम, बस सिंपल सा नाम है कि ये विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है, ठीक है, जो आपके बीजाणुजन ऊतक जो होता है उसको घेरे हुए रहती है। बीजाणुजन कोशिका जो होती है उसको क्या करती है, ये घेरी हुई रहती है, और इसमें क्या होता है, जीवध्रुवीय पाया जाता है, गाढ़ा जीवध्रुवीय पाया जाता है। यह बहुकेंद्र की होती है और बहुगुणित होती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। बहुकेंद्र की, बहुगुणित और जीवध्रुवीय क्या पाया जाता है, गाढ़ा पाया जाता है। विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है, और सबसे अंदर वाली परत होती है बीजाणुजन कोशिका को घेरे हुए रहती है। और इसकी जो कार्य की संरचना के आधार पर इसको 2 भागों में बांट रखा है। एक होती है अम्बीबीय, दूसरी होती है आपके स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। अम्बीबीय को एक और नाम बोला जाता है पेरीप्लाज्मोडियल, ध्यान रखना, पेरीप्लाज्मोडियल इंग्लिश बोलते हैं। सेक्रेटरी ग्रंथिल को ग्लैंडुलर, एम्बीबी को एम्बीबॉइड या पेरीप्लाज्मोडियल क्या पाई जाती है, टेपिटम पाई जाती है। 2 प्रकार की होती है, लेकिन चीज़ का ध्यान रखें, ज़्यादातर आवर्तबीजी पादपों कौन सी पाई जाती है, स्त्रावी या ग्रंथिल प्रकार की पाई जाती है। नाम ही दिया हुआ, कार्य कुछ नहीं है। और एक चीज़ कि जो टेपिटम होती है इसमें वशीय गोलाकार संरचनाओं का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है, कि टेपिटम के अंदर वशीय गोलाकार संरचनाओं का जमाव हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रोयूबिस्काई, ध्यान रखना, प्रोयूबिस बॉडी इंग्लिश में, कि जो टेपिटम होती है इसमें वशीय गोलाकार आपके पदार्थों का जमाव हो जाता है, जिसे प्रोयूबिस्काई कहा जाता है। और जब ये, जैसे मान लीजिए आपके टेपिटम में, इसमें क्या होगा, वशीय गोलाकार पिंडों का क्या हो जाता है, इसमें जमाव हो जाता है, ये मान लीजिए टेपिटम में, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रोयूबिस्काई। और इस प्रोयूबिस्काई के ऊपर मान लीजिए एक पदार्थ का जमाव हो जाए, इसे बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन का जमाव हो जाता है, तो इसी संरचना को क्या बोल देंगे, यूबिस्काई। ध्यान रखना, दोनों महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं 1 नंबर के हिसाब से। प्रोयूबिस्काई क्या है कि टेपिटम के अंदर वशीय गोलाकार संरचनाओं का जमाव हो जाता है, तो उसे बोलते हैं प्रोयूबिस्काई। और जब इस प्रोयूबिस्काई के ऊपर चारों तरफ स्पोरोपोलेनिन का जमाव हो जाता है, तो इसे क्या बोला जाता है, यूबिस्काई। और स्पोरोपोलेनिन क्या है आपको पता होगा, ये आपके परागकण का जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन बहुत ही कठोर रासायनिक पदार्थ होता है, और यही कारण है कि परागकण जो होते हैं जीवाश्म रूप में ज़्यादातर पादप का कोई भाग मिलेगा, सबसे ज़्यादा कौन से मिलते हैं, परागकण मिलते हैं। तो स्पोरोपोलेनिन के बारे में ध्यान रखेंगे। ये तो हो गई टेपिटम की संरचना। अब टेपिटम का कार्य क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि टेपिटम का कार्य क्या है। ये इसका कार्य है परागकणों को, या अदर नाम में बताया था लघु बीजाणु को पोषण देने का कार्य किसका है, ये महत्वपूर्ण है कि लघु बीजाणु को पोषण देने का कार्य किसका है, टेपिटम का है। मान लीजिए कोई लघु बीजाणु है या परागकण है, उसका विकास नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उससे पहले ये टेपिटम नष्ट कर दी जाए तो क्या होगा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यदि परागकणों का विकास नहीं हो, उससे पहले टेपिटम को नष्ट कर दिया तो क्या होगा, परागकणों का विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, परागकण नहीं बनेंगे। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखेंगे। और लास्ट अब आपके आती है बीजाणुजन कोशिका, स्पोरोजीनस सेल, इसकी बात करते हैं।
स्पोरोजीनस सेल, बीजाणु जन कोशिका। दूसरा पॉइंट पहला हो गया पराकोष की भित्ति, दूसरा है बीजाणु जन कोशिका या स्पोरोजीनस सेल। बीजाणु जन कोशिका भी बताया था। बीजाणु जन कोशिका के चारों तरफ क्या पाई जाती है? टेपिटम। और बीजाणु जन कोशिका जो होती है इससे किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। किसका निर्माण करेगी? ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करेगी या लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करेगी। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या बनेंगे? लघु बीजाणु बनेंगे। बस इतना सा कंसेप्ट ध्यान रखना है। क्या बनेंगे? लघु बीजाणु। तो अपन कल क्या पढ़ेंगे कि लघु बीजाणु का निर्माण या लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, लघु बीजाणु कैसे बनते हैं। यहाँ तक तो आई होप आपको सभी चीज़ क्लियर होगी। आप एक बार इस वीडियो को देखिए, कल वापस थोड़ा सा एक बार आके 5 मिनट के लिए रिवाइज करवा दूंगा, फिर इसके आगे अपन नेक्स्ट शुरू करेंगे।